आज ना कुछ एक अलग मुद्दे पे क्या करते हैं बात। क्या मीडिया का रोल क्या है हमारे देश में, ध्यान दीजिए। आज कुछ घटना उठाते हैं जो हाल ही में घटा हुआ है और इस घटना को लेके हमारे देश में मीडिया का क्या रवैया रहा है, उन घटनाओं को लेके हमारे देश में जो, चलिए ध्यान दीजिए। तो हाल ही में जो कुछ घटना घटा है उस घटना को लेके मीडिया का क्या रवैया रहा है। मीडिया के अलावा उन घटनाओं को लेके देश के लोगों में क्या रवैया रहा है, उन घटनाओं को लेके सोशल मीडिया पे क्या रवैया रहा है। ध्यान दीजिए। तो ये समझते हैं, ठीक से बैठ जाओ बाबू, हरकत नहीं करना, कि हाल ही में जो घटना हुई है देश में उन घटनाओं को लेके मीडिया का क्या रवैया रहा है। तो हम लोग हाल ही में जो घटनाओं को नहीं समझेंगे, एक हम पूरा एक पिक्चर देखेंगे क्या हमारे देश की मीडिया का। मीडिया को कहा जाता है लोकतंत्र का फोर्थ पिलर, नहीं, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है मीडिया को। लेकिन सवाल ये है क्या सही में मीडिया हमारे कंट्री के क्या सही में मीडिया हमारे कंट्री के डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए काम करती है कि नहीं। मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। आज ये देखना है हमें कि क्या सही में मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहलाने लायक है। क्या मीडिया हमारे डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करती है। क्या मीडिया हमारे डेमोक्रेटिक राइट्स की रक्षा करती है कि नहीं। चलिए अब देखते हैं कि करके चीज़ों को समझते हैं। सबसे पहले अगर आप मीडिया में न्यूज़ चैनल्स को फॉलो करते हैं, खास करके जो टीवी न्यूज़ चैनल्स हैं उनको फॉलो करते हैं या नहीं भी करते हैं, तो पहले एक फैक्ट पे आ जाइए। क्या समय के साथ एक होता है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, एक डेटा रिलीज़ किया जाता है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स इस बात को बताता है, ठीक से बैठ जाओ बाबू अपने बल पे, नहीं अभी 60 का हो गए, 16 में अगर 60 हो गए तब 60 में क्या हो गया, चलिए 100। ध्यान दीजिए। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स क्या होता है कि जो देश की मीडिया वो कितनी क्या है, स्वतंत्र है, नहीं, मीडिया कितने अच्छे तरीके से, ठीक से बैठो, हरकत नहीं करना है, बार बार नहीं बोलना पड़े, ठीक है ना, नॉर्मली बैठो, ओवर स्मार्ट नहीं बनना। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स क्या होता है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स इस बात को बताता है कि कंट्री में जो मीडिया है वो कितना स्वतंत्र है, कितना सही तरीके से वो कंट्री के क्या है सही मुद्दे को रिपोर्ट कर पाती है, कितने हद तक वो सवाल पूछ पाती है रूलिंग गवर्नमेंट से। हमारी जो मीडिया है, अगर पिछले आप 5 साल में या खास करके पिछले 3-4 साल में गौर करिएगा, जो टीवी पे जितने भी न्यूज़ चैनल्स हैं उनके जो रिपोर्टर्स हैं या उनका जो पूरा शो है, वो पूरा शो क्या करता है, अपोजिशन से क्वेश्चन पूछता है। अपोजिशन से क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो भाई, तो नहीं, अपोजिशन ने ऐसा किया था पास्ट में, अपोजिशन ने पास्ट में कुछ किया था जो जनता को पसंद नहीं आया, इसीलिए जनता ने क्या किया, दूसरे पार्टी को वोट दिया और नई सरकार आई। तो अब जो कंट्री का प्रॉब्लम है उसके लिए आपको किसको जिम्मेदार ठहराना चाहिए, रूलिंग गवर्नमेंट को। हाँ, ऐसा बेशक हो सकता है कि ओपोजिशन ने कुछ काम को इतना गंदा कर दिया हो कि उसको सुधारने में रूलिंग गवर्नमेंट को टाइम लग गया हो, लेकिन वैसे मुद्दे बहुत कम होते हैं, या वैसा कोई मुद्दा है भी जिस, यानी कोई ऐसा डिपार्टमेंट है, कोई ऐसा मुद्दा है, कोई ऐसा इशू है जिस इशू को क्या किया है, जो पिछली सरकारें थी उन्होंने क्या कर दिया, बड़ा उन मामलों को ख़राब कर दिया। तो वर्तमान सरकार को उन चीज़ों को सुधारने के लिए काफ़ी क्या करना पड़ रहा है, एफ़र्ट डालना पड़ रहा है। लेकिन एफ़र्ट कितना डाल रही है, किस हिसाब से डाल रही है, किस रेट में डाल रही है, तुम क्या करना पड़ना चाहता है,
यहाँ पे योगा सेशन चल रहा है, ठीक से बैठो। मयूरासन करना है तुमको, ठीक से बैठ जाओ इंसानों की तरह, जानवरों वाला हरकत की क्या कर रहे हो। चलिए, तो पिछली सरकार ने क्या किया होगा, कोई डिपार्टमेंट ख़राब कर दिया होगा, कुछ मामलों में बड़ा ख़राब परफॉर्म किया होगा, तो रूलिंग गवर्नमेंट क्या कर रही है, वर्तमान सरकार क्या कर रही है, उसको सुधारने का प्रयास कर रही है। तो मीडिया को तुमसे सवाल पूछना चाहिए ना कि सर आप जो सुधारने का प्रयास कर रहे हैं वो प्रयास किस रेट में कर रहे हैं, कितना चीज़ें बदली है, कितना चीज़ें नहीं बदली है। लेकिन जो मीडिया है वो हर सवाल अपोजिशन से पूछती है। कश्मीर का इशू नेहरू जिम्मेदार, चाइना का इशू नेहरू जिम्मेदार, और कोई इशू हुआ तो 70 साल से कांग्रेस है। अरे 70 साल से कांग्रेस कैसे हो गई? उस बीच में अटल बिहारी वाजपेयी बने थे देश के प्रधानमंत्री, कांग्रेस के नहीं थे। मोरारजी देसाई उस समय में प्रधानमंत्री बने थे, वो भी कांग्रेस के नहीं थे। और भी एक दो ऐसे प्रधानमंत्री बने हैं देश में जो कांग्रेस पार्टी के नहीं थे। तो 70 साल से लगातार कांग्रेस कैसे हो गई? फिर भी जितने, इसमें कोई डाउट नहीं है कि अभी तक का अगर डेटा उठाया जाए तो देश में सबसे ज़्यादा अगर किसी पार्टी ने रूल किया है तो वो ऑब्वियसली कांग्रेस पार्टी है। लेकिन अभी की जो समस्या है उसके लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराइएगा ना। ये जो माननीय हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनका मंत्रिमंडल है, उनसे पूछा जाएगा सवाल। अभी के समस्या के लिए उसके लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराना, नेहरू जी को जिम्मेदार ठहराना किसी हद तक सही नहीं है। तो हमारी मीडिया का यही काम होता है। बीजेपी का कोई लीडर हो, रूलिंग गवर्नमेंट का कोई लीडर हो, रूलिंग पार्टी का कोई लीडर हो, वो कुछ भी करे उसको मीडिया में हाईलाइट नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जाता है। आज जबकि कोई अपोजिशन पार्टी का लीडर हो, वो अगर थोड़ा सा भी कुछ हरकत कर दे या बाय मिस्टेक उसके द्वारा कुछ हो जाए, उसे बहुत ही ज़्यादा क्या किया जाता है, हाईलाइट किया जाता है पब्लिक डोमेन में, ताकि उसे बदनाम किया जा सके। हाल ही का उदाहरण लेते हैं, माननीय जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने अपने लोकसभा का जो चुनावी कैंपेन था उसके दौरान भर भर के झूठ बोला है। इतना झूठ बोला है कि वो आप क्या कर सकते हैं, यानी कि अबर्दाश्तनीय है, अनबियरेबल झूठ है। जैसे कांग्रेस आपकी 2 भैंस में से 1 भैंस लेके चली जाएगी। पहली बात तो प्रधानमंत्री हैं सर, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप किस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? अमित शाह जी का बहुत ज़्यादा रील्स में लोग इस्तेमाल करते हैं, वो सफ़ेद कपड़ा, कैमरा इधर घुमाओ। अरे आप देश के गृह मंत्री हैं, आपकी भाषा से, आपके चाल ढाल से, आपकी बोलने की तरीके से, आपके बैठने के तरीके से, आपके खड़े होने के तरीके से एक सम्मान, एक रुतबा, एक मर्यादा झलकनी चाहिए। लेकिन आप एक बहुत ही सड़क छाप जैसे आदमी की तरह क्या कर रहे हैं, शब्दों का इस्तेमाल। 4 भैंस में से 2 भैंस लेके चली जाएगी, 4 कमरे में से 2 कमरे ले लेगी, आपका मंगलसूत्र ले लेगी। सावन में ये लोग मटन खा रहे हैं। अरे सावन में कोई मटन खा रहा है कि सावन में कोई क्या खा रहा है? अपने आप में विगनिज़म, नॉन वेजिटेरियन एक अलग मुद्दा है, उसकी फ़िलहाल बात नहीं करना है। लेकिन ये एक प्रधानमंत्री के मुंह से शोभा नहीं देता है कि सावन में कौन क्या खा रहा है। किसी को, राहुल गांधी को ये लोग पप्पू वगैरह बोलते थे, नहीं, यानी कि उनको कुछ ऐसा बोल दिए या उनको शहजादा बोल रहा है, कुछ भी बोल रहा है, उनका नाम खराब करने क्या कर रहा है, प्रयास कर रहा है? नहीं, उनकी माता पे, उनकी बहन पे गलत टिप्पणी किया जा रहा है, उनके पिताजी स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी पे गलत टिप्पणी किया जा रहा है, उनके परिवार के और लोग श्रीमती स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी पे गलत टिप्पणी किया जाता है, उनके जो और ख़ानदान के जो हमारे देश के सबसे प्रथम प्रधानमंत्री हैं स्वर्गीय श्री जवाहरलाल नेहरू जी पे गलत टिप्पणी किया जाता है। तो जो व्यक्ति जीवित है, जो व्यक्ति आपके सामने फाइट कर रहा है, उसके सामने बोलिए ना, और उसके सामने भी एक मर्यादित भाषा में बोलिए। आप देश के प्रधानमंत्री हैं। अगर आप फॉरेन मीडिया को फॉलो करते हैं, इंटरनेशनल मीडिया को फॉलो करते हैं, तो कुछ जगह मोदी जी का बहुत खिल्ली उड़ाया गया है या लोगों ने बहुत मजाक किया है क्या, कि ये जो देश का प्रधानमंत्री है वो किस तरीके के छरछा भाषा क्या करता है, प्रयोग करता है, ठीक है ना। उसके बाद अपने ये स्पीच में साफ साफ बोलते हैं क्या, जो दंगाई हैं उनको कपड़े से पहचाना जा सकता है। हमारे जो भूतपूर्व प्रधानमंत्री थे, जो देश के एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री के रूप में जाने जाते हैं, श्री मनमोहन सिंह जी, एक दफ़ा बराक ओबामा जी ने कहा था कि अर्थशास्त्र पे मनमोहन सिंह जी पूरे दुनिया को विचार देने लायक व्यक्ति हैं। पूरे दुनिया को मनमोहन सिंह जी जब बोलते हैं तब सुनना चाहिए।
क्योंकि ये एक बहुत अच्छे अर्थशास्त्री हैं, ये दुनिया को अर्थशास्त्र में, इकोनॉमिक्स में काफ़ी अच्छा ज्ञान दे सकते हैं। तो एक अमेरिका का राष्ट्रपति जिस प्रधानमंत्री को इतना रिस्पेक्ट करता है, उस प्रधानमंत्री के बारे में आप झूठा आरोप क्या लगाते हैं कि उन्होंने क्या कहा था कि देश की संपत्ति पे पहला अधिकार मुसलमानों का है। उन्होंने ये नहीं कहा था, उन्होंने ये कहा था जो भी शोषित, दलित या ऐसा कम्युनिटी है जो डेवलप नहीं कर पाया समय के साथ हमारे देश में, उन सब को देश की संपत्ति पे पहला अधिकार देना चाहिए। और ये बात बिल्कुल हद तक सही है, नहीं हर हद तक ये बात सही है, बिल्कुल सही बात है भाई। जो शोषित गरीब है, जो पिछड़ा है, उसको आप आगे आने का पहला मौका नहीं दीजिएगा, तब वो कैसे और लोगों की बराबरी कर पाएगा, नहीं। लेकिन उन्होंने उसके क्या किया, उनके बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया और चुनाव में हर जगह इस बात का प्रयोग किया कि मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि देश के संपत्ति पे पहला अधिकार मुसलमानों का होना चाहिए। भर भर के मुसलमान हिंदू किया है इन्होंने चुनाव में। उसके बाद इन्होंने काफ़ी मुसलमानों को घुसपैठिया वगैरह कहा है। सर, आपका देश के 18% आबादी है और आप मात्र हिंदू के या किसी उस व्यक्ति या बीजेपी मात्र सपोर्टर के प्रधानमंत्री नहीं हैं। आप जब चुनाव में खड़े होते हैं तब आपका सपोर्टर है, आपका अपोजिशन है, कोई आपका विरोध करता है, कोई आपसे सहमत है, कोई आपसे असहमत है, कोई आपसे मतभेद रखता है, कोई आपसे मतभेद नहीं रखता है। लेकिन जब आप देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठे हुए हैं, आप एक देश के प्रधानमंत्री के रूप में, आपके लिए देश का हर नागरिक क्या है, समान है। वो फिर हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी जाति, धर्म या संप्रदाय का हो, हर व्यक्ति आपके लिए क्या है, सामान्य है, समान है। तो लेकिन आप एक खास धर्म को क्या कर रहे हैं, अपना हिंदू का वोट बैंक लेने के लिए एक खास धर्म के बारे में कुछ भी बोले जा रहे हैं, और ये किसी भी हद तक प्रधानमंत्री के मुंह से शोभा नहीं देता है। यही नहीं, उसके बाद जब वो इंटरव्यू करते हैं तब अपनी हुई बातों को झुठला देते हैं। जैसे कि उन्होंने क्या कहा था, हिंदू मुसलमान खूब किया था, और इंटरव्यू करते दौरान उन्होंने बनारसी में एक रिपोर्टर शायद से रूबिका जी हैं, न्यूज़ 18 आई थिंक चैनल है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, वहाँ पे वो बोलते हैं कि अगर मैं किसी दिन हिंदू मुसलमान करूँगा तो मैं एक समाज में रहने लायक व्यक्ति नहीं रहूँगा। यानी कितना बड़ा मजाक है। या तो फिर आपकी स्मरण शक्ति या उम्र के हिसाब से आप क्या कर रहे हैं, आप भूल रहे हैं चीज़ों को ज़्यादा, क्योंकि जिस बात के लिए आज आप मना कर रहे हैं कि मैं हिंदू मुसलमान नहीं करूँगा, वो बात आपने एक दिन पहले की है, नहीं। तो एक दिन का बात आप आज भूल जा रहे हैं। जब आप इतने बड़े भुलक्कर हो गए हैं तो पहली बात तो आप प्रधानमंत्री क्यों हैं भाई देश के, नहीं। ये देश के लिए अच्छी बात नहीं है जो प्रधानमंत्री डेली रोज़ बात भूल जाते हैं। नहीं, आपको बात पता भी है तब मीडिया वालों पे सवाल आता है कि हमें, एक आम जनता को हो सकता है ना पता हो, लेकिन मीडिया तो हर नेता को फॉलो करती है, और वो तो देश के प्रधानमंत्री है, उनको तो हर समय फॉलो किया जाता है। उनका रहन सहन, चाल ढाल, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनके हर निर्णय पे मीडिया का ध्यान रहता है। तो जब मीडिया उन पर इतना फोकस करती है तो उन्हें सामने से काउंटर क्वेश्चन करना चाहिए ना कि सर नहीं, आप ही नहीं किया था। उनको रिकॉर्डिंग दिखाना चाहिए लाइव इंटरव्यू में, लेकिन ऐसा नहीं किया जाता है। इतना ही नहीं, उनसे जो सवाल पूछा जाता है इस प्रकार का सवाल पूछा जाता है कि जिसका वो जिस प्रकार से भी जवाब दें उनका ही बड़ाई होगा कि सर आप इतना काम कैसे कर लेते हैं, आप थकते नहीं हैं। उसमें जो भी जवाब दे वो क्या है, बड़ाई है ना, कि लगातार क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो हर अगले चुनावी कैंपेन के दौरान उन्होंने क्या किया है, मर्यादाओं को लांघा है, मुद्रा जैसे शब्दों का उन्होंने क्या किया है, चुनाव में इस्तेमाल किया है। नहीं, एक प्रधानमंत्री के रूप में एक आम आदमी भी अगर पब्लिक में ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करता है तो एक ही बहुत ही बुरी बात मानी जाती है कि नहीं, ऐसा शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सर, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप एक प्रधानमंत्री के रूप में कैसे इन शब्दों का क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं। कैसे खास आप किसी एक खास विशेष धर्म जाति के खिलाफ इतना गंदा टिप्पणी कर सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि मुसलमानों की आबादी ज़्यादा है, और उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा है कि नहीं भाई, मुसलमानों की मात्र आबादी थोड़ी ज़्यादा है, मुसलमान के अलावा गरीब, जो जितने भी गरीब लोग हैं उनकी आबादी ज़्यादा है। हाँ ठीक है, गरीबों में आबादी ज़्यादा पाई जाती है, क्योंकि गरीबों लोग की एक मंशा ये रहती है कि ज़्यादा लोग होंगे तो सरकारी जो राशन वगैरह मिलता है वो ज़्यादा मिलेगा, ज़्यादा लोग काम करेंगे, ज़्यादा पैसा आएगा। उनकी ऐसी मेंटिलिटी होती है, वो इस बात को नेगलेक्ट कर जाते हैं कि ज़्यादा लोग होगा तो ज़्यादा खर्चा भी तो होगा, ज़्यादा लोग बीमार भी पड़ेंगे, ज़्यादा लोग को कपड़ा, घर और शिक्षा भी चाहिए, तो उनके लिए शिक्षा वैल्यूबल नहीं होता, इसीलिए ज़्यादा आबादी बढ़ाते हैं। तो एक अलग मुद्दा है शिक्षा के कमी के कारण आबादी, उस पर कभी और बात करेंगे। फिलहाल अभी हम लोग मीडिया पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं।
तो प्रधानमंत्री जी ने ऐसा किया। उसके बाद भी कहीं मीडिया में उनके खिलाफ कोई कैंपेन नहीं चलाया गया, मीडिया उनसे सवाल नहीं पूछी, जहाँ सवाल पूछी उन्होंने मीडिया को सामने से फटकारा है, गुस्से के एक प्रकार से बोल सकते हैं, गुस्सा होकर बोला है। उन्होंने यहाँ तक बयान दे दिया कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ, मैं कोई अवतारित व्यक्ति हूँ, और इन सब बयान को सुनने के बाद मीडिया उनके खिलाफ कुछ नहीं बोलती है। तो ये हमारे देश की मीडिया की क्या है स्थिति। और वहीं अगर बात करें विपक्ष की, विपक्ष हमेशा चिल्लाते रहा है। विपक्ष के जो भी नेता रहे हैं, वो आप अखिलेश यादव जी को ले लीजिए, वो आप राहुल गांधी जी को ले लीजिए, या कांग्रेस के एक प्रवक्ता हैं पवन खेरा जी, उनको ले लीजिए, या ऐसे जो भी विपक्ष के क्या रहे हैं नेता या प्रवक्ता रहे हैं, उन्होंने हर समय मीडिया से मांग की है कि हमें भी थोड़ा क्या चाहिए, स्पेस चाहिए। नहीं, मीडिया में ज़रा आप हमें भी दिखाइए। आज देश के बच्चे बच्चे को पता है कि नरेंद्र मोदी कौन है, लेकिन बड़ा मुश्किल हो जाता है या बड़ी आश्चर्य की बात होती है कि देश के बहुत सारे लोग को ये भी नहीं पता है कि राहुल गांधी कौन है। हो सकता है उन्होंने नाम सुना हो, लेकिन अगर उनके पास आप 4 इमेज लेके जाते हैं तो उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है इस बात को आइडेंटिफाई करना क्या कि इनमें से राहुल गांधी कौन है, या अरविंद केजरीवाल कौन है, या अखिलेश यादव कौन है, या तेजस्वी यादव कौन है, या शरद पवार कौन है, नहीं, या उद्धव ठाकरे कौन है। इन सब को वो क्या कर पाते हैं, आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। आइडेंटिफाई क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि मीडिया उनको स्पेस नहीं देती है। तो मीडिया को चाहिए कि हर पार्टी को, हाँ जो बड़ा पार्टी उसको ज़्यादा स्पेस दीजिए, छोटा पार्टी को कम स्पेस दीजिए, लेकिन एटलीस्ट हर पार्टी को थोड़ा थोड़ा आप अपने चैनलों पे स्पेस दीजिए ताकि लोग उनको जान सके, उनकी विचारों को समझ सके, उनका जो मैनिफेस्टो है जनता के सामने रख सकें, वो जो कंट्री में बदलाव करना चाहते हैं वो जनता के सामने रख सकें, ताकि फलस्वरूप उनको सुनने समझने के बाद हो सकता है कि जनता को वो छोटा पार्टी का एक व्यक्ति अच्छा विकल्प लगे। नहीं, जैसे कि हाल ही में अगर बिहार में देखें तो जन स्वराज नाम की एक पार्टी उभर के आई है, नहीं, जिसके लीडर कौन है, पीके प्रशांत किशोर जी। नहीं, तो अब एक नया वो विचारधारा लेके आए हैं, उन्होंने अलग अलग जगह जगह रैलियां की है, पूरा बिहार घूमा है। अब आने वाला जो विधानसभा चुनाव है 2025 में, वहाँ अपने हर 243 विधानसभा सीटों से वो क्या करेंगे, अपने कैंडिडेट खड़ा करेंगे। अगर उनका नया विचार आया है, जनता के सामने कुछ नया बात आया ना, जनता के सामने कुछ नया बात आया है, तो हो सकता है जनता क्या करे, उस पर सोचें, उसको समझे, और हो सकता है वोट दे, और हो सकता है अगली बार वो सरकार बना ले। नहीं, तो जनता सही चीज़ तो तब चुन पाएगी ना जब उसके पास चुनने का क्या हो, ऑप्शन हो। प्रचार के रूप में जनता के पास बार बार एक ही पार्टी का नाम आता है, बीजेपी। मीडिया बार बार एक ही पार्टी को दिखाती है, बीजेपी। एक ही व्यक्ति का चेहरा हमेशा देखने को मिलता है, प्रधानमंत्री मोदी जी का। तो लोगों के पास दूसरा ऑप्शन ही नहीं समझ में आता है। आप कभी राहुल गांधी जी को भी दिखाइए। अगर कंपेयर कर रहे हैं हम लोग एजुकेशन के लेवल पे, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में प्रधानमंत्री जी का एजुकेशन का तो देश को नहीं पता है, लेकिन क्योंकि उन्होंने कई दफ़ा जो अपना बयान दिया है, हर अगली बार वो अपने ही चीज़ों को क्या कर देते हैं, झुठला देते हैं। जैसे कि उन्होंने क्या कहा है कि मैं 35 साल तक भिक्षा मांग के खाया हूँ। आज जिस दौरान वो भिक्षा मांग के खाने की बात कर रहे हैं, उसी दौरान वो पेरिस में पाए जाते हैं, उसी दौरान मलेशिया वगैरह में पाए जाते हैं, उसी दौरान वो यूरोप में पाए जाते हैं। वो इस बात का दावा करते हैं कि बचपन में क्या बेचा करता था, चाय बेचा करता था। आज जब वो बोल रहे हैं कि बचपन में चाय बेचा करता था, उसी बचपन में वो एक कोट पैंट में पाए जाते हैं। जब वो बोलते हैं कि हम चाय बेचा करते थे, यानी कि इससे रिलेट करते हैं कि काफ़ी गरीब व्यक्ति रहे होंगे। और जिस समय की वो बात कर रहे हैं, आज से 20-30 साल पहले की, उस समय एक व्यक्ति जो चाय बेच रहा हो, वो क्या होगा, काफ़ी गरीब व्यक्ति होगा। लेकिन जब वो बोलते हैं कि मैं काफ़ी गरीब व्यक्ति हूँ, चाय बेचता हूँ, उसी समय उनका एक आलीशान नहीं बोल सकते हैं, लेकिन आज के टाइम के हिसाब से एक ठीक ठाक क्या पाया जाता है, घर पाया जाता है। नहीं, तो जो वो बात बोलते हैं, कभी वो बोलते हैं कि मैं स्कूल में था, कभी बोलते हैं मैं एनसीसी में था, कभी बोलते हैं मैं भिक्षा मांग के खाया हूँ, कभी बोलते हैं मैं स्कूल नहीं गया हूँ, कभी बोलते हैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, कभी बोलते हैं कि मैं उतना पढ़ा लिखा हूँ। ठीक है, कभी बोलते हैं इतना दिन भिक्षा मांग के खाया हूँ, कभी 35, कभी बोल देते हैं 40 साल। यानी कि हर बार जो उनके सारे बयानों को मिक्स करिएगा, कई दफ़ा तो ऐसा बात बोलते हैं कि लोग को सुन के आश्चर्य लगे कि नाली में पाइप डाल के मैं गैस पे चाय बनाता था। यानी कि इतना अनसाइंटिफिक बात है। ये बोलते हैं क्या कि कभी किसी दिन बादल लगा रहेगा, किसी दिन बादल छाया रहेगा, तो उस दिन क्या कर देंगे, पाकिस्तान पे स्ट्राइक कर देंगे कि बादल के ऊपर से प्लेन जाएगा तो पाकिस्तान को नहीं दिखेगा। तो सर रेडार टेक्नोलॉजी जो है उसका क्या काम है, वो यानी कि अगर बादल के से ही देखना होता तो रेडार वगैरह क्यों लगाया जाता। नहीं,
रेडार सोनार क्यों लगाया जाता है? ताकि शिप्स को या जो एयरप्लेन्स हैं या जो एयर जेट्स इनको क्या कर सके, एयरवेज में चलने वाले चीज़ों को ट्रैक कर जा सके। नहीं, सोनार लगाया जाता है ताकि डायरेक्शन पता कर सके, लोकेशन पता कर सके चीज़ों का। नहीं, रेडार सोनार जैसी टेक्नोलॉजी का क्या काम है? फिर यानी कि कितना यानी कि बात करते हैं, यानी थोड़ा सोचना समझना चाहिए, कुछ भी बोल देते हैं। ठीक है, हाँ ठीक है, आप नहीं पढ़े लिखे हैं, उसमें समस्या नहीं है, लेकिन नहीं पढ़े लिखे हैं तो कम से कम झूठ कम बोलिए। नहीं, ये नहीं कि आप अपना इमेज बनाने के लिए कुछ भी फेंक दिए। कई दफ़ा ये युद्ध रुकवाने की क्या करते हैं, बात करते हैं कि नहीं हमने क्या कर दिया, रशिया और यूक्रेन का युद्ध रुकवा दिया। सर अगर आप युद्ध रुकवा सकते थे, आप इतने काबिल व्यक्ति थे, तो आप पहले अपने ही देश के एक स्टेट मणिपुर का युद्ध रुकवा दिए होते। नहीं, सालों से बेचारे मणिपुर के लोग जल रहे हैं। देश राष्ट्रीय लेवल पे तो उन्होंने किया ही है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे मणिपुर के लोगों ने, जो एक रेसलर थे, उनका यूट्यूब पे वीडियो भी देखने को मिलेगा आपको, एक रेसलर थे, फाइटर थे, उन्होंने इंटरनेशनल मंच से क्या किया है, मोदी जी को रिक्वेस्ट किया है कि सर आप प्लीज़ मणिपुर आइए और मणिपुर के इशू को रिजॉल्व कीजिए। तो आपके लिए वहाँ के लोग गुहार कर रहे हैं, लेकिन आप वहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं, लेकिन आप विदेश दौरा आसानी से कर लेते हैं। ठीक है, और अब फिर आप दावा करते हैं कि आप रशिया यूक्रेन का युद्ध रुकवा दिए। अगर उसी समय जो रशिया यूक्रेन से क्या हुए थे, यूक्रेन में जो खास करके या रशिया में है, मेडिकल की पढ़ाई क्या होती है, काफ़ी अच्छी होती है। तो अगर वहाँ से क्या करिएगा आप, मेडिकल की पढ़ाई वहाँ पे अच्छी होती है, तो वहाँ पे जो स्टूडेंट्स थे हमारे मेडिकल के क्या थे स्टूडेंट्स, तो उन स्टूडेंट्स का अगर उस समय इंटरव्यू देखिएगा तो वो साफ साफ बताएं क्या, जब हम लोग बॉर्डर पे पहुँच गए तब हम लोग को यहाँ से क्या किया गया है, रिसीव किया गया है। तो सर बॉर्डर पे कोई पहुंच जाएगा, जैसे मान लीजिए कोई पाकिस्तान में फंस गया है और वो इंडिया के बॉर्डर पे आ गया, तब आप रिसीव कर लीजिए, जिसमें आपकी कोई वाहवाही नहीं है, वो तो कोई भी कर लेगा। नहीं, बॉर्डर पे आ गया, वहाँ पे आर्मी पर्सन खड़ा है, रिसीव कर लेगा, और वहाँ तो आपको मना भी नहीं किया जा सकता था। नहीं, वो तो सिंपल सा है कि भाई जिसको दूसरे देश के व्यक्ति हैं निकलो, आपके पास इंडियन पासपोर्ट होगा, जो लोग विदेश में रह चुके पासपोर्ट के बिना तो नहीं गए होंगे, उन्होंने इंडियन पासपोर्ट शो किया, इंडिया ने उनको रिसीव किया और आ गए, इसमें आपकी कोई महानता नहीं है। लेकिन पूरा कैंपेन उस पर चला था, वार रुकवा दी पापा करके एक ऐड आया था। नहीं, तो इन चीज़ों को लेके कितना झूठ बोला जा रहा है, लेकिन मीडिया इस पर कुछ नहीं करती है। लेकिन वही अपोजिशन के लीडर हो, राहुल गांधी जी हो या कोई भी व्यक्ति हो, वो कुछ भी थोड़ा सा कर दे तो क्या हो जाता है, मीडिया में एक बहुत बड़ा इसको इशू बनाया जाता है। या अपोजिशन का लीडर में थोड़ा भी गड़बड़ाहट हो, थोड़ा भी ऐसा दिखे कि अपोजिशन के लीडर में तालमेल देखने को नहीं मिल रहा है, तो उसको मीडिया में एक बहुत बड़ा इशू बनाया जाता है। हाल ही में इंडिया टीवी के क्या है, एक एंकर रजत शर्मा जी, उन्होंने कांग्रेस के प्रवक्ता को लाइव टीवी पे गाली दे दिया। हाल ही में एक बहुत, आप लोगों ने आज तक शायद से हो सकता है आपकी अदालत नाम का शो देखा होगा, आपकी अदालत में जो व्यक्ति रहते हैं ना, एंकरिंग कर रहे होते हैं, उन्हीं का नाम है रजत शर्मा, इंडिया टीवी पे आता है शो। वो काफ़ी पुराने जर्नलिस्ट हैं, बहुत पुराने हैं। बाला साहब ठाकरे जब थे, राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे ने, बाला साहब ठाकरे, अटल बिहारी वाजपेयी, उस समय वो क्या करते थे, उनका इंटरव्यू लेते थे, काफ़ी जाने माने पत्रकार हैं। हाल ही में अगर आप एक्स को फॉलो करते हैं, जो पहले ट्विटर था, तो वो उनका नाम ट्रेंडिंग में चल रहा है। उन्होंने कांग्रेस की एक जो प्रवक्ता हैं, उनका नाम मुझे नहीं याद है, आप जाके इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो एक यूट्यूब चैनल है उस पर जाके देख सकते हैं, उन्होंने बताया है लाइव कॉन्फ्रेंस में। तो उनको लाइव टीवी पे उन्होंने क्या दिया, गाली दिया। किस बात के लिए गाली दिया, क्योंकि वो प्रवक्ता उन एंकर की बात से सहमत नहीं थे, तो उन्होंने उनको क्या दे दिया, गाली दे दिया लाइव टीवी पे। तो मीडिया इस हिसाब से काम कर रही है। और कुछ देखिएगा, एक न्यूज़ चैनल 18 है, उस पर अमीश देवगन करके एक रिपोर्टर हैं, उनको लोगों ने क्या किया है, लाइव टीवी पे गाली दिया है या उनको अपशब्द कहा है। तो इस प्रकार की चीज़ें मीडिया में होती है। रीज़न क्या है, कई दफ़ा इन्होंने क्या किया है, लोगों को जिहादी बोल दिया है, लोगों को क्या बोलते हैं, आतंकवादी किसी संगठन से रिलेट कर दिया है मुस्लिम लोगों को, और फिर अपने बात से तुरंत पलट गए हैं। एक दीपक चौरसिया करके एक क्या है टीवी एंकर है, उन्होंने एक मुसलमान व्यक्ति थे, उनको जिहादी आतंकवादी वगैरह बोल दिया, और उसके बाद क्या हो जाते हैं, वो अपने बात से तुरंत पलट जाते हैं, बोलते हैं कि मैंने नहीं बोला है। सर रिकॉर्ड है पूरा, अभी आपने बोला है, लेकिन तुरंत अपने बातों से वो क्या हो जाते हैं, पलट जाते हैं। ठीक है, इस बात को कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, आप पलट गए, हो सकता है गलती से हो गया, होता है। लेकिन किसी पार्टी के प्रवक्ता को लाइव टीवी पे गाली दे देना, ये किसी हद तक सही नहीं ठहराया जा सकता है। ठीक है, तो लेकिन इन चीज़ों को मीडिया में नहीं उछाला जाता है। हाल ही में अगर आप गौर करिएगा तो चुनाव के नतीजे आने से पहले हमारे वर्तमान माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी जो हैं,
और हमारे वर्तमान माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने दावा किया था कि चुनाव के परिणाम आने के बाद शेयर मार्केट में उछाल होगा। नहीं, तो शेयर मार्केट में उछाल होगा तो समझ गए मतलब कि बीजेपी आने वाली है, और बीजेपी आने वाली है मतलब कि अडानी और आगे बढ़ेगा। नहीं, बीजेपी का साथ साथ यानी साफ साफ आप रिश्ता देख सकते हैं किसको लेके, गौतम अडानी से। जितना जैसे जब बीजेपी सरकार में आई है उसके बाद गौतम अडानी एक गजब लेवल पे क्या हुए हैं, ग्रो किए हैं। नहीं, अगर आप आई थिंक 6-7-8 महीने पहले देखिएगा तो गौतम अडानी वर्ल्ड में टॉप 3 में आ गए थे रिचेस्ट पर्सन में। उसके बाद क्या होता है, एक हिंडनबर्ग करके कंपनी है, एक फाइनेंशियल कंपनी है, उसने एक रिपोर्ट पेश किया था कि गौतम अडानी की जो कंपनी है वो कुछ फ्रॉड कर रही है। और वो रिपोर्ट में मार्केट में आने के बाद क्या होता है, लोग उनके कंपनी से पैसा निकालने लगते हैं और वो फिर उनका रैंक नीचे गिर जाता है, वो वर्ल्ड में 23वें-24वें नंबर पे आ जाते हैं। उसके बाद केस जाता है इंडिया के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट उनको क्लीन चिट दे देती है। तो मुद्दा ये भी थोड़ा सोचने वाली बात है। ठीक है, विथ ड्यू रिस्पेक्ट हम लोग कोर्ट की रिस्पेक्ट करते हैं, कोर्ट के हर डिसीजन को हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं, कोर्ट का हर डिसीजन हमारे लिए मान्य है। लेकिन इतनी बड़ी कंपनी ने किसी के बारे में बताया कि वो कुछ फ्रॉड कर रहे हैं, और उस रिपोर्ट आने के बाद इतने सारे जनता क्या कर लेता है, उनके कंपनी से अपना पैसा विड्रॉ कर लेता है। इन सब के बाद होता क्या, उनको पूरा क्लीन चिट मिल जाता है, मतलब कुछ मामला ही नहीं था, सब कुछ बराबर है। फिर जब उनको क्लीन चिट मिला तब जाके फिर से वो ग्रो करना क्या किए हैं, शुरू। बीजेपी गवर्नमेंट में उनको खूब सारा क्या मिला है, कॉन्ट्रैक्ट मिला है, बहुत जगह सड़क कौन बनाया, अडानी, पोर्ट अडानी, एयरपोर्ट अडानी, बहुत सारा अभी 6-7 एयरपोर्ट अडानी के अंदर में है, सड़क अडानी, उसके बाद से पोर्ट अडानी, एयरपोर्ट अडानी, कहीं पे कोई बिल्डिंग बनाना है अडानी। तो अडानी का खूब ग्रो हुआ है। तो लोगों ने समझा क्या, मोदी जी की सरकार आएगी तो अडानी ग्रो करेगा। तो लोगों ने क्या किया, अडानी के कंपनी में अपना शेयर पैसा लगा दिया, उनका शेयर खरीद लिया। और इसमें मीडिया का बहुत बड़ा योगदान था, क्योंकि मीडिया क्या करता है, 1 जून को जितने भी मीडिया चैनल्स ने आपको एग्जिट पोल दिखाया था, उस हर एग्जिट पोल में उन्होंने क्या बताया कि बीजेपी एक प्रचंड बहुमत के साथ क्या बनाने वाली है सरकार। जो 272 का मैजिकल नंबर होता है वो बीजेपी खुद गेन कर लेगी। तो जब बीजेपी 272 खुद गेन कर लेगी मतलब क्या, बीजेपी को अब किसी सहयोग की ज़रूरत नहीं है, कोई सहयोग करे ना करे बीजेपी अपना सरकार बना ही लेगी। लेकिन होता ये है कि जब रियल नतीजे आते हैं तो उस समय बीजेपी को 240 के अंदर सिमट जाती है। नहीं, और इसमें लोगों का अगर आप आंकड़ा निकालिएगा तो 3 दिन के अंदर देश के लोगों का लगभग 31 लाख रुपया क्या हुआ है, बर्बाद हुआ है। 30-31 लाख रुपया लोगों क्या हुआ है, बर्बाद हुआ है। जितना मुझे आंकड़ा याद है, हो सकता है आंकड़ा इससे कई गुना ज़्यादा भी हो। ठीक है, मुझे जितना आंकड़ा पता है वो 30-35 लाख रुपया लोगों का बर्बाद हुआ है 3-4 दिन के अंदर। 1 जून को एग्जिट पोल आता है, 2-3-4 जून को तो रिजल्ट ही आ जाता है ना। 2 दिन के अंदर लोगों का 30-31 लाख रुपया बर्बाद हुआ है। क्यों, गलत एग्जिट पोल। अब जो रिपोर्ट सामने आती है वो ये आती है कि नहीं, मीडिया चैनल्स को पता था, लेकिन उन्होंने जान से बीजेपी को जिताने वाला एग्जिट पोल दिखाया ताकि लोग क्या कर सके, शेयर मार्केट में अपना पैसा लगाएं और कुछ विशेष कंपनियों को क्या हो सके, फ़ायदा हो सके। उसके बाद चुनाव के दौरान पूरे देश को पता है, जो बीजेपी सपोर्टर्स हैं उनको ही पता है, जो बीजेपी सपोर्टर्स हैं और थोड़ा उनको नॉलेज है तो उन्हें पता है कि जो बीजेपी है उनका फंडिंग आता है अंबानी से, अडानी से। नहीं, सबको ये बात पता है। हमारे जो अभी नेता, विपक्ष के जो प्रमुख नेता हैं श्री राहुल गांधी जी, उन्होंने क्या किया है, कई दफ़ा इस मुद्दे को लोकसभा में उठाया है और हर जगह उठाया है कि बीजेपी अडानी अंबानी से क्या लेती है, पैसा। इससे कुछ साल पहले एक राफेल का डील हुआ था। हम लोगों ने फ्रांस से क्या किया था, राफेल नाम का अपना एक वेपन्स लिया था, उसको लेके भी कुछ फ्रॉड था, उसका भी उन्होंने मुद्दा उठाया। और वर्तमान में हर समय पे, यानी कि बीते समयों में हर जगह हर समय पे लोकसभा में, राज्यसभा में, जहाँ भी उनके पार्टी के लोगों को मौका मिला, राहुल गांधी जी को मौका मिला और विपक्ष के पार्टी के लोगों को मौका मिला, उन्होंने बीजेपी और अडानी अंबानी के साथ जो संबंध है उसको उठाया है, हर जगह लोगों को बताया है। लेकिन इन सब के बावजूद वो साफ साफ बोलते हैं क्या, कांग्रेस को अडानी अंबानी से क्या आता है, पैसा आता है। और फिर उनके शपथ ग्रहण में अगर आप देखिएगा तो अडानी अंबानी गेस्ट के रूप में क्या किए गए, इनवाइट किए गए। वहीं अगर राम मंदिर का मुद्दा ले लीजिए
तो राम मंदिर को जब तक पूर्ण रूप से उसका निर्माण नहीं हुआ था, तो हमारे देश के जो प्रमुख व्यक्ति माने जाते हैं धर्म को लेकर, शंकराचार्य ने, चारों शंकराचार्य क्या किए थे, मना किए थे, नहीं हम लोग यहाँ पे नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि मंदिर अभी पूर्ण रूप से निर्माण नहीं हुआ है, पर भी मंदिर का क्या किया जा रहा है, उद्घाटन किया जा रहा है। तो उन्होंने इसका विरोध किया था, लेकिन अपने चुनावी फायदे के लिए मंदिर के पूर्ण निर्माण से पहले उसका उद्घाटन कर दिया गया, उसमें राम जी का मूर्ति का शिलान्यास कर दिया गया, या राम जी के मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा कर दिया गया। ठीक है, आप किए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप अगर बोलते हैं कि नहीं ये राष्ट्र की संपत्ति है, राष्ट्रीय चीज़ है, तो राष्ट्र के सबसे प्रथम व्यक्ति कौन होते हैं, देश के राष्ट्रपति। तो उस मूर्ति का जो पूजन था, प्रथम पूजन राष्ट्रपति जी के कर कमलों से करवाना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने खुद किया। क्यों? प्रधानमंत्री जी ने खुद इसलिए किया ताकि मैं उस नाम पे क्या कर सकूं, वोट बटोर सकूं। लेकिन आप धर्म की राजनीति से जनता को ज़्यादा देर तक मूर्ख नहीं बना सकते। नतीजा ये आया कि अयोध्या समेत उसके आसपास का जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ हर जगह बीजेपी चुनाव हार गई। क्यों? क्योंकि अयोध्या में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए, अयोध्या को डेवलप करने के लिए, या वहाँ पे राम मंदिर से जुड़ा हुआ और अलग अलग बातों को लेके क्या किया गया, वहाँ के गरीब लोग के घरों को अंधाधुंध क्या कर दिया गया, तोड़ा गया। उसके बदले में ना उन्हें मुआवजा दिया गया, ना उन्हें कुछ रहने का दूसरा जगह दिया गया। और उस बात पे गुस्सा हो के, उस बात को इशू बना के, जो उनका सही में समस्या था, इसको इशू बना के लोगों ने बीजेपी को वोट नहीं दिया, और बीजेपी अयोध्या समेत उसके आसपास के हर कॉन्स्टिट्यूंसी से उनके उम्मीदवार क्या कर गए, हार गए। ठीक है, तो राम मंदिर को मुद्दा फिर भी क्या किया, आपके जो मीडिया है उन्होंने उस बात को उछाला नहीं, उठाया नहीं। वहीं अगर बात आते हैं अखिलेश यादव जी की बात करें, तो जब उन्होंने प्रधानमंत्री बोलते हैं, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री आवास छोड़ा था, क्योंकि वो मुख्यमंत्री रह चुके थे उत्तर प्रदेश के, तो पूरे मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से धोया गया कि इसमें कोई अशुद्ध, अपवित्र, नीची जाति का व्यक्ति था, इसको गंगा जल से क्या किया जाए, पवित्र किया जाए। हाल ही में उत्तर प्रदेश में चुनाव यात्रा के दौरान वो जिस मंदिर में गए थे, उनके जाने के बाद उस मंदिर को क्या किया गया, लोगों ने गंगा जल से पूरा धोया है। नहीं,